अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग के साथ फौजिया कुलसूम राना, और आज हम बात करेंगे जो बजट पेश किया गया है। दावे किए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से कि जी डीएनए जो इकॉनमी का है वो तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जो कि एक्सपर्ट्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं इस बजट को 2025 और 26 के बजट को कि ये शायद डीएनए तबाह कर देगा गरीब आदमी का। अब हम आपको बताते हैं कि वो कैसे। हमने देखा कि पिछले साल के जो इदादो शुमार जो हैं वो सामने आए, उसमें भी नज़र आया कि जो सैलरी क्लास है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो पे किया। अभी भी जो टैक्स स्लैब जो कम किया गया है वो कोई इतना कह लें हौसला अफजा नहीं है। उसमें भी आप देखें, अगर आपकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपया भी है तो भी आप टैक्स की जद में आते हैं, और टैक्स का जो स्लैब कम करने का दावा किया गया है ये इतना हौसला अफजा नहीं है। इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। और जो वफाकी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% तक इजाफे का जो तजवीज़ है वो दी गई है। फिर सालाना 6 से 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स जो है 5% से कम होकर 2.5%। 12 लाख आमदन टैक्स पर जो 30,000 जो रकम थी उसको 6,000 किया गया है, जबकि 22 लाख तक जो तनख्वाह ले रहे हैं उस पर टैक्स कटौती जो है वो 15% से कम होकर 11%, और 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स जो है वो 25% से कम किया गया। आप ये देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं, और जो पेंशन वाली क्लास है उनकी पेंशन में इजाफा सिर्फ 7% किया गया है। जो सरकारी मुलाजमीन है 10% इजाफा, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की तरफ से दावे तो किए गए थे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसको कि टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है, जो हमारा ज़रूरी शोबा है। और अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो क्या लोकल इंडस्ट्री वाकई में हुकूमत ऐसा माहौल पैदा कर पाएगी कि सूरत हाल बेहतर हो सके। फिर हमने देखा है कि जो वफाकी मुलाजमीन है जैसे 1 से 22 तक की, उनकी तनख्वाहों में जो 10% इजाफा है, क्या ये इनफ है? ये वो हम अभी बेसिक सैलरीज वगैरह की बात करें तो आप ये देखिए कि क्या वाकई में ये बजट जो है ये डीएनए इकॉनमी का तब्दील करने जा रहा है, या आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो और मुश्किल होने जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी तमाम तर सेक्टर्स हैं जिसमें अशराफिया जिसको कहा जाता है, उनके लिए तो शायद ये हौसला अफजा जो बजट है वो कहला सकता है, हो सकता है। एक चीज़ का मैं और जिक्र करूंगी कि जिस तरह से अगर इकोनॉमिस्ट की बात की जाए, डॉक्टर हफीज़ पाशा जो हैं वो बहुत बड़े माहिर मैशत हैं, उन्होंने इस बजट को हौसला अफजा करार नहीं दिया है। उन्होंने कहा है बिलो एवरेज ये बजट है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल होगी। जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही थी कि इकॉनमी जो है हमारी भागने लग गई है, दौड़ने लग गई है, और आज जो पार्लियामेंट में माहौल था उसमें तमाम दर जो पार्लियामेंटेरियंस है गवर्नमेंट से, वो ये कहते नजर आए कि सोमालिया और दिवालिया हो रहा था तो हमने बचाया है, ये बड़ी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दिवालिया और सोमालिया तक पहुंचाया किसने था? और फिर ये ब्लेम किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, वैसे तो सबको मालूम है कि वो कितने दिन थे, लेकिन आज एक 3.25 साल का जो फिगर है वो कोट हुआ हुकूमत की तरफ से, उन्हीं के अरकान पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, और कहा गया जी उन्होंने सत्यानाश किया था। अब सोचने की बात यह है क्या वाकई पाकिस्तान को अब तक देखें 80 साल हो जाएंगे कायम हुए, और इसमें से अगर 3.5 या 4 साल निकाल भी दिए जाएं तो क्या वाकई तमाम तर जो तबाही और तमाम तर जो बुरी इकॉनमी है उसका जिम्मेदार इमरान खान है, या इमरान खान की पार्टी है? और जो तमाम तर जो स्कॉलर्स को इकट्ठा करके हुकूमतें कितनी दफ़ा बनाई गई हैं, चाहे वो जमहूरी हुकूमतें रहीं या दूसरी हुकूमतें, तो उन स्कॉलर्स ने क्यों नहीं अपनी इकॉनमी को सही जो ट्रैक होता है या ट्रेल होता है उस पर डाल दिया? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें समझ नहीं आ रही कि क्या इमरान खान का सियासत में आना कोई गुनाह था, या उसकी हुकूमत का जो हुकूमत बनी उसकी मखलूत हुकूमत वो बनने में कोई गुनाह था। लेकिन अब ये सारी बात ये है कि वो गुनाह करने वाले या करवाने वाले कौन थे, ये एक लंबी बहस है। अभी हम बजट पे बात कर रहे हैं तो बजट को हौसला अफजा बिल्कुल भी नहीं करार दिया जा रहा। अब रह गई बात जबकि सेहत और तालीम की और आबादी की मैनेजमेंट की। आज भी हमें पार्लियामेंट में जो है वो डिफरेंट राय देखने को मिली, जिसमें आबादी की मैनेजमेंट के हवाले से मेरी शाहिदा अख्तर अली साहिबा से बात हो रही थी, जो कि रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फेस है। उन्होंने आबादी की मैनेजमेंट से सीधी तरह से बात की कि अगर आप बच्चों की तादाद के बारे में बात करें तो ये जिस तरह से हमारा इस्लाम और शरीयत और वो सारा उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि इसकी तो इजाज़त बिल्कुल नहीं है। दूसरा उन्होंने बात की कि तालीम और सेहत की जहाँ तक बात है तो ठीक है, उसमें इजाफा होना चाहिए। तीसरा, कुछ स्लाइड्स हम आपको अपने इस व्लॉग में शो कर रहे हैं। देखिए हुकूमत के जो चैलेंजेस आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनको दोहराने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये वो तमाम तर चैलेंजेस हैं जो कि इस हुकूमत को दरपेश थे। एक जो सबसे बड़ी तनकीद हो रही है हुकूमत के बजट पर कि
یہ جو بجٹ ہے آئندہ مالی سال کے لیے جو بھی اہداف رکھے گئے ہیں کیا حکومت پورا کر پائے گی؟ خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جو صورتحال تھی وہ کچھ مختلف ہی تھی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سیلری کلاس کو جو ریلیف دے کر خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو کیا اس سے واقعی میں سیلری کلاس جو ہے وہ خوش ہو جائے گی اور حکومت جو ہے وہ اپنی اکانومی بہتر کرنے کے دعوے جو ہیں وہ درست ثابت کر پائے گی؟ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید فولز جو ہیں وہ ظاہرہ بجٹ کی اوپن ہوں گی، لیکن ہم دیکھتے رہیں گے، ہماری نظر رہے گی کہ خواتین کی ترقی کے حوالے سے، بچوں کی صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو ہمارے پاس سامنے آئے اعداد و شمار، اس کے مطابق تو بہت بری صورتحال ہے. 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ فگر جو ہے وہ تجاوز کر گیا ہے جو بچے اسکول سے باہر ہیں. اور یہ اسکول سے باہر بچے صرف صوبوں میں نہیں ہیں، یہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں بھی ایسا ہی ہے. تو کیا اس میں کس قسم کی اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ اور جو میں بات کری تھی نا شاہدہ اختر علی صاحبہ نے جس طرح سے بات کی، تو زچہ بچہ کی صحت کے حوالے سے جو بری ترین صورتحال ہے، جس طرح سے 2 جہاز کریش کر جائیں ڈیلی اور اس میں 1100 لوگ مارے جائیں، اسی طرح سے میل نیوٹریشن کی وجہ سے، ارلی میرجز کی وجہ سے، ماں اور بچے کی صحت نہ اچھی ہونے کی وجہ سے جو بچے جو ہیں وہ تقریباً 1200 کے لگ بھگ ڈیلی مر جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، کیا حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر یہ ایک اگین بحث آ جاتی ہے، یہ تو وفاقی بجٹ ہے، اس میں آپ تعلیم اور صحت اور ماں بچے کی صحت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر وفاق اس بات کا ثبوت نہیں دے گا کہ ماں اور بچے کی صحت اور خاص طور پر آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے اسلام آباد اگر کچھ نہیں سوچے گا، تو پھر صوبے کیا سوچیں گے؟ پھر کہیں پر بھینسیں بنی ہوئی ہمیں اسکولوں میں نظر آئیں گی، کہیں پر کوئی اور جو مسائل ہے وہ نظر آئیں گے، گوشت اسکول نظر آئیں گے، کہیں پر جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ٹرانسفرز اپنی مرضی کی کراتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہمیں آنے جانے کا پرابلم ہوتا ہے. بنڈل آف ایشوز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کور دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی غریب کو یہ بجٹ بہت ریلیف دینے لگا ہے، کیا واقعی ریلیف دے گا؟ کیونکہ چیلنجز تو ہماری اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں جب پوری سپورٹ حاصل ہے شہباز شریف حکومت کو اور ہر طرح کی کہتے ہیں نا ایک سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ کیا آتا ہے، کیا چیلنج ہے؟ سب کو مقتدرہ سے پرابلمز ہوا کرتے ہیں، تو ابھی تو مقتدرہ اور جو حکومت ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور اچھا خاصا وہ ٹھوس پیج ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک صفحے پر ہوتے ہوئے تمام تر مفکرین کی حکومت میں کیا حکومت جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دے پائے گی، یا اسی قسم کے جو عوام دشمن بجٹ ہیں وہی اپروو ہوتے رہیں گے اور عوام کو کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، اور یہ جو ایک وہ گورکھ دھندا ہوا کرتا ہے نا فگرز کا، وہی ہمارے سامنے آتا رہے گا. فردر ہم اپڈیٹس آپ کو دیں گے، جو بجٹ ہے وہ بھی انفولڈ ہوتا رہے گا اور ہماری نظر رہے گی. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے.